गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इन इंडिया। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टेट्स ने बहुत तेज़ी से डेडिकेटेड पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स को एक्सपैंड कर दिया है पिछले 5 साल में, ताकि डिजिटल एरा क्राइम ट्रेंड्स को जो है वो एड्रेस किया जा सके। तो जो ये रैपिड एक्सपेंशन हुई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, उसकी वजह से जो है नेचर ऑफ क्राइम, पब्लिक मोबिलाइजेशन और इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन इंडिया में ट्रांसफॉर्म हुआ है। और ये प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और कम्युनिकेशन तो बढ़ाया है, लेकिन चैनल्स ऑफ साइबर क्राइम, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, रेडिकलाइजेशन और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की जो है कोऑर्डिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में पुलिस ने इंडिया में अपनी डिजिटल सर्वेलेंस को बढ़ाया है, ऑनलाइन इंटेलिजेंस गैदरिंग को भी जो है इम्प्रूव किया है। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ डेडिकेटेड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स जो अक्रॉस स्टेट्स और यूटीज़ 262 थे जनवरी 2020 में, वो 365 हो चुके हैं जनवरी 2024 में। ये डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं जो ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, और ये एक्सपेंशन रिफ्लेक्ट कर रही है कि इंस्टीट्यूशनली रिकग्निशन है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ चाहिए, जो है मॉनिटर करने के लिए ट्रेंड पर्सोनल चाहिए और रियल टाइम रिस्पांस मैकेनिज्म चाहिए। तो जो ग्रोथ ऑफ मॉनिटरिंग सेल्स हैं वो अनइवन है अक्रॉस स्टेट्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में है। जो डेटा है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स का, वो कंपाइल होता है डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट्स के अंदर, बीपीआरडी की, जो एनुअली प्रिपेयर की जाती है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव स्नैपशॉट देती है पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और कैपेसिटी गैप्स का क्रॉस इंडिया। सिग्निफिकेंटली सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स जो हैं वो सेपरेट यूनिट्स जो हैं वो 2021 के बाद से ही अलग से बनने शुरू हुए हैं। पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि क्राइम पैटर्न्स जो है वो प्राइमरी रीज़न है इन मॉनिटरिंग को एक्सपैंड करने का, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम और साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फिर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, मोबिलाइज हो रही है क्राउड्स और राइट्स के लिए। रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिस्ट रिक्रूटमेंट भी हो रही है, ऑनलाइन हरासमेंट भी होती है। तो ऑब्जेक्टिव जो मॉनिटरिंग का है वो लार्जली प्रिवेंटिव है, ठीक है, ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सके थ्रेट्स की। जो नंबर ऑफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं वो 376 थे 2020 में, वो बढ़कर 624 हो चुके हैं 2024 में। पुलिस फोर्सेस जो हैं स्टेट्स और यूटीज़ में लगभग अब 1100 ड्रोन्स जो हैं वो सर्वेलेंस, क्राउड मॉनिटरिंग और डिजास्टर रिस्पांस के लिए भी कलेक्टिवली पोजेस कर रही हैं। और लगभग ये याद रखना होगा कि 5.9 लाख वैकेंसीज हैं पुलिस फोर्सेस की नेशन वाइड। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेररिस्ट एक्ट। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 में से 5 अक्यूज्ड को जो है वो बेल दे दी है 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स केस में, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं दी है। सभी अक्यूज यूएपीए में जो है वो बुक्ड हैं और आर्म्स एक्ट में भी बुक्ड हैं। ये ऑर्डर जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन दे रहा है टेररिस्ट एक्ट की यूएपीए के जो है अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेल डिसीजन को इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट ऑफ कल्पेबिलिटी पर बेस किया है। कोर्ट ने कहा है क्लियर हायरार्की थी इन रोल्स में। उमर खालिद और शर्जील इमाम जो है ये जो है इन्होंने कंसेप्चुअलाइज, डायरेक्शन, ऑर्केस्ट्रेशन और मोबिलाइजेशन करवाया है। ये आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स और मास्टरमाइंड्स हैं इन ड्राइव्स के, और इनका सेंट्रल और डायरेक्टिव रोल है। बाकी के जो 5 अक्यूज थे जिनको बेल दी गई है वो तो सिर्फ लोकल लेवल फैसिलिटेटर्स और साइट लेवल एग्जीक्यूटर्स थे। इनका जो रोल है वो डेरिवेटिव है, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस जो है हायर लेवल जो इनसे उमर, खालिद और शर्जील इमाम से जो इंस्ट्रक्शंस आई थी उस पर ही एक्ट कर रहे थे। तो अब हम देखें टेररिस्ट एक्ट को ये यूएपीए कैसे डिफाइन करता है। वो कहता है कि सेक्शन 15 जो है टेररिस्ट एक्ट को कहता है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी या सोवरेनिटी को हार्म करता है और टेरर अमंग पीपल स्ट्राइक करता है, वो टेररिस्ट एक्ट है। अब इसके अंदर बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स, फायर आर्म्स, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस और एक ब्रॉडर क्लॉज है एनी अदर मीन्स का यूज़ करते हो, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो वो टेररिस्ट एक्ट है। अब प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि जो चक्का जाम करने को कहा गया, जो कि रोड ब्लॉकेड था अक्यूज द्वारा, वो इस एनी अदर मीन्स के अंदर ही आता है। लेकिन डिफेंस काउंसिल ने कहा कि रोड ब्लॉकेड जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का पार्ट है। सेक्शन 15 में जो वायलेंट मेथड्स प्राइमरली होते हैं, तो उसमें आप एनी अदर मीन्स को नहीं जो है वो डाल सकते। लेकिन कोर्ट ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया। कोर्ट ने कहा कि जो सस्टेन्ड चोकिंग ऑफ रोड्स हैं और सिस्टमेटिक डिसरप्शन ऑफ सिविक लाइफ है, वो इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी को थ्रेटन ही कर रहे हैं। और
जो है फोकस इस पे नहीं है कि कौन सा वेपन यूज़ किया है, बल्कि क्या इंटेंट थी और क्या इफेक्ट था उस एक्ट का। कोर्ट ने कहा कि जो विटनेस स्टेटमेंट्स हैं, चैट्स हैं, मीटिंग रिकॉर्ड्स हैं, वो प्राइमा फेसी एक कॉन्स्पिरेसी दिखाते हैं अगेंस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम। तो सभी एपेलेंट्स जो है उन्होंने हाईलाइट किया कि वो जो है लॉन्ग कस्टडी में हैं सिंस 2020। तो उन्होंने कहा कि के ए नजीब रूलिंग जो थी उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने कहा था कि अगर यूएपीए बहुत लंबे टाइम से लगा हुआ है और कोई स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है तो बेल दी जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि के ए नजीब रूलिंग कोई मैकेनिकल रूल नहीं है। डिले का मतलब ये नहीं कि आपको स्टेचुटरी बेल मिल जाएगी। तो कोर्ट ने कहा कि ये भी देखना होगा कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कैसा है और रोल क्या है अक्यूज का। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी ने 293 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर एनआईबीई लिमिटेड के साथ इन कोलैबोरेशन विद इसराइल सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को सप्लाई के लिए। तो इंडिया का ये पहला इंडिजिनस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। एडवांस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो केपेबल है प्रिसीजन सरफेस टू सरफेस स्ट्राइकिंग टारगेट्स के लिए एट रेंजेस ऑफ 152 एंड 300 किलोमीटर्स। ये डिज़ाइन किया गया है एंगेज करने के लिए मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली। ये एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अचीव कर सकता है। इवन लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी फायर कर सकता है अप टू रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स। और इसको पुणे बेस्ड एनआईबीई लिमिटेड बना रहा है इसराइल के एलबिट सिस्टम के साथ मिलकर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलैक्स कर दिए हैं डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए जो है परमिशंस, जो वो रिकॉग्निशन के लिए जो उनको रिकॉग्निशन चाहिए होती है अगर डीएसआईआर के इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम है क्या? रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। इंजीनियरिंग साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंस, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज, एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड सोशल साइंसेज इससे इसके फोकस एरियाज हैं। डीएसआईआर इसकी फंडिंग एजेंसी है। अब इसके बेनिफिट्स लेने के लिए कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया में। और जो है जब 3 फाइनेंशियल ईयर्स हो जाते हैं उनके फॉर्मेशन के, तभी जो है वो कंसिडरेशन उनके जो है वो मानी जाएगी कि वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए पिछले 2 साल में एटलीस्ट। उनकी जो इन हाउस R&D यूनिट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में एंगेज होनी चाहिए। अब डीएसआईआर क्या है? 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बनाया गया डिपार्टमेंट है जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी प्रमोशन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन और ट्रांसफर की एक्टिविटीज़ कैरी आउट करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 2 डेकेड से ये देखने को मिल रहा है कि जो बायोमार्कर है सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो ज़्यादा बेटर प्रेडिक्टर है हार्ट डिसीज़ का रादर देन जस्ट कोलेस्ट्रॉल। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है? लिवर बनाता है और ये इन्फ्लेमेशन दिखाता है बॉडी में। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जो है वो बता सकता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इन्फ्लेमेशन के बारे में। और वो एक्यूट और क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस के बारे में भी बताता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो अगर बैक्टीरिया वायरस से, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ हो, क्रॉन्स डिसीज़ हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो, लंग डिसीजेज हो, स्मोकिंग या फिर एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी जो है कई बार सीआरपी लेवल्स को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओपेक प्लस। टॉपिक इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ओपेक प्लस ने कहा है कि वो स्टेडी ऑयल आउटपुट रखेंगे डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशंस जो की मेंबर्स में हो रही है जैसे वेनेजुएला में। तो ओपेक प्लस का एक अलायंस है मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का, जो और ये एक्सटेंशन है ओपेक की। और इसको 2016 में बनाया गया था। इसमें 22 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ आती हैं जो रेगुलरली मीट करके ये डिसाइड करती हैं कि कितना क्रूड ऑयल जो है वो वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। इसमें ओपेक कंट्रीज़ के अलावा अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनाई, कज़ाकिस्तान, रशिया, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान और ओमान भी आते हैं। अब ओपेक क्या है? 1960 में बनाई गई एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, जो ओरिजिनली 5 फाउंडिंग मेंबर्स ने बनाई थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला ने। अब इसके जो है करंटली 12 मेंबर्स हैं और अंगोला ने इसमें से विड्रॉ कर लिया है 2024 से। और इसका हेडक्वार्टर वियना में लोकेटेड है, मतलब ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is police media monitoring in India. This topic is important for your governance section. So Indian states have significantly expanded the dedicated police social media monitoring cells over the last 5 years to address the emerging digital era crime trends. The rapid expansion of social media platforms have transformed the nature of crime, public mobilization, and information dissemination in India. And these platforms have strengthened democratic participation and communication, but they have also become channels for cybercrime, misinformation, hate speech, radicalization, and coordination of unlawful activities. In response, the police in India has increasingly incorporated digital surveillance and online intelligence gathering as part of their internal security management. For example, the number of dedicated social media monitoring cells across states and UTs rose from 262 in January 2020 to 365 in January 2024. These distinct units are tasked with tracking online activity, and there is therefore institutional recognition that digital platforms require specialized monitoring capabilities, trained personnel, and real-time response mechanisms. The growth of these modern monitoring cells have been uneven across states. There are states which have highest number of such cells like Bihar, Maharashtra, Punjab, West Bengal, and Assam, and the data on social media monitoring cells is compiled under the Data on Police Organizations reports prepared annually by the BPRD. And these reports provide a comprehensive snapshot of police infrastructure, manpower, technology adoption, and capacity gaps across India. Significantly, social media monitoring cells began to be recorded as separate units only from 2021. Police officials say that the crime patterns are the primary reason for expanding monitoring infrastructure. Social media platforms are being used for coordinating organized crime and cyber fraud, spreading misinformation and disinformation, mobilizing crowds during protests or riots, radicalization and extremist recruitment, online harassment, stalking, or financial crimes. So the objective of monitoring is largely preventive. Okay. So the number of cybercrime police stations increased from 376 in 2020 to 624 in 2024. Additionally, police forces across states and UTs collectively possess over 1100 drones, which are being used for surveillance, crowd monitoring, and disaster response. Over 5.9 lakh vacancies are there in police forces nationwide, so these technological advances are coexisting with structural challenges. So the next topic is Terrorist Act. This topic is important for your governance section. So Supreme Court of India has granted bail to five of the seven accused in 2020 Northeast Delhi riots case, but they have denied relief to Umar Khalid and Sharjeel Imam. All accused have been booked under UAPA along with Arms Act, but the order endorses an expansive interpretation of Terrorist Act with implications for future UAPA cases. Supreme Court of India centered its bail decision on an individualized assessment of culpability. Court noted a clear hierarchy of roles. Court found that prosecution material placed before them at the level of conceptualization, direction, orchestration, and mobilization, and they were described as ideological drivers and masterminds of this attack or a terrorist attack. The allegations suggested a central and directive role. In contrast, the five accused who have been granted bail were just local level facilitators or site level executors, and they basically acted on instructions from higher levels. Okay, so how the law defines a terrorist attack? Section 15 of the UAPA defines a terrorist attack as one carried out with intent to threaten India's unity, integrity, security, economic security, or sovereignty, or to strike terror among people. The provision lists methods like bombs, explosives, firearms, or inflammable substances, and it also adds a broader clause of any other means. The so-called a chakka jam or the road blockade planned by the accused could fall under any other means. But the defense counsel said that this section 15 primarily leads to only violent methods, refers to only violent methods, and road blockades are not violent. They are just democratic protest. So this any other means should not be read narrowly. But court refused this defense claim and said that sustained choking of arterial roads and systematic disruption of civic life can be treated as threatening India's unity and integrity. And the focus should not be just on the weapon used, but on the design, intent, and effect of the act. Court found that witness statements, chats, and meeting records established a prima facie conspiracy against Khalid and Sharjeel Imam. All appellants highlighted their long custody since 2020, and they read
and they relied on the K.A. Najib ruling, and in which the court had said that constitutional courts may grant bail under UAPA if there is no likelihood of a speedy trial to protect Article 21. But the court said that the delay does not automatically override statutory bail bars, and K.A. Najib is not a mechanical rule. Court held that delay must be weighed against the gravity of the offense and the role of the accused. Okay. So the next topic is Suryastra rocket system. This topic is important for your security section. Indian Army has signed a 293 crore contract with private defense manufacturer NIBE Limited in collaboration with Israel. This will be India's first indigenous universal multi-caliber rocket launcher system. It is an advanced long-range rocket launcher system. It is capable of executing precision surface-to-surface striking targets at the ranges of 150 to 300 kilometers. It is designed to engage multiple targets simultaneously at varying ranges. Has a high level of accuracy. It is capable of firing loitering munitions up to a range of 100 kilometers. It is developed by Pune-based NIBE Limited in collaboration with Israel's Elbit Systems. So the next topic is Industrial Research and Development Promotion Program. This topic is important for your economy section. So government has announced relaxation for deep tech startups to avail recognition under the DSIR's Industrial Research and Development Promotion Program, which is a research and development program of DSIR, having the focus areas of engineering science, environmental science, natural and applied sciences, agricultural, medical, and social sciences. The applicant should be a company registered under the Companies Act. The company shall be eligible for consideration only after the completion of 3 financial years after formation. They should have a regular source of income at least during the last 2 years, and they should have in-house R&D units which should be engaged in manufacture or production. So DSIR was established in 1985 under Ministry of Science and Technology to carry out the activities related to indigenous technology promotion, development, utilization, and transfer. So the next topic is C-reactive protein. This topic is important for your science and tech section. So evidence over the past 2 decades has demonstrated that the biomarker called CRP is a better predictor of risk for heart disease than cholesterol. So CRP is a protein made by the liver. The level of CRP increases when there is inflammation in the body. The CRP test can tell the healthcare provider about inflammation, and it can high CRP levels can mean acute or chronic health conditions like infections, inflammatory bowel disease, Crohn's disease, autoimmune disorders, lung diseases. But sometimes smoking and exposure to environmental toxins can also raise high CRP levels. So the next topic is OPEC plus. This topic is important for our economy section. So OPEC plus has agreed in principle to maintain steady oil output despite rising political tensions among key members. So OPEC plus is the alliance of major oil exporting nations. It is an extension of OPEC formed in 2016. It consists of 22 oil exporting countries, and it comprises of 12 OPEC countries plus Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Russia, Mexico, Malaysia, South Sudan, Sudan, and Oman. So, what is OPEC? It's the Permanent Intergovernmental Organization of Oil Exporting Countries, which was established in 1960 by the 5 founding members: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. Currently, it has 12 members, and Angola withdrew its membership from 2024. Its headquarters is located in Vienna, that is in Austria. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.